व्यवस्था की गई है। दिल्ली में किले जैसी पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर स्वाट टीमें, स्नाइपर तैनात है। यूक्रेन अमेरिका एनर्जी सिक्योरिटी पर बातचीत की उम्मीद। बेहद खास से बातचीत रहेगी और उसी से ज्यादा खास ये स्वागत सत्कार की पूरी तैयारी। चंद घंटे बाकी है और कुछ ही देर बाद पुतिन भारत पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली में तैयारियां पूरी है, सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम बेहद कड़े हैं। चप्पे चप्पे पर स्वाट टीमें, स्नाइपर्स तैनात हैं। यूक्रेन अमेरिका एनर्जी सिक्योरिटी तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे और रक्षा सहयोग ऐसी तमाम डील्स इस बार देखने को मिलेंगी। सभी की निगाहें इस पूरी मुलाकात पर टिकी हुई हैं और इससे दोस्ती को भी एक नया अध्याय घड़ता हुआ नजर आएगा। इसी बीच तमाम ऐसे देश हैं जिनकी निगाहें खास तौर पर इस मुलाकात पर टिकी हैं, चाहे वो अमेरिका, पाकिस्तान और चीन हो। और जिस तरीके से अमेरिका ने हवाला देते हुए रूस का 50% टैरिफ भारत पर लगाया था, अब देखना होगा अमेरिका का रुख क्या रहता है इस मुलाकात के बाद। क्योंकि देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स और हमेशा से अपनी बातों में अमेरिका ये बोलता रहा है कि भारत मेरा प्रिय मित्र है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके का रवैया भारत की ओर रहा है, जिस तरीके से लगातार टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया है, ये साफ बताता है कि अमेरिका बेशक डियर फ्रेंड बोलता हो, लेकिन उसका रवैया अलग रहा। कुछ उसी से इतर रवैया हमेशा से रूस के साथ, क्योंकि रूस के साथ भारत की दोस्ती हमेशा एक्शन में भी नजर आई। इस बीच रूसी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की इस मुलाकात का मकसद बायलैटरल स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना है और शुक्रवार को पुतिन राजघाट जाएंगे। उसके बाद हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट होगी। पुतिन के 2 दिन के इस दौरे पर पश्चिमी देशों की नजर रहेगी, क्योंकि ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत पर लगा रखा है। दोनों देशों के बीच इस पर चर्चा की संभावना है। भारत रूस समिट का फोकस रक्षा सहयोग बढ़ाना, बायलैटरल ट्रेड को बाहरी दबाव से बचाना और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स में साझेदारी की संभावनाएं तलाशने पर रहेगा। कुछ ही घंटे बाकी हैं और बेहद खास से मुलाकात रहेगी। आइए इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जेई और डिफेंस एक्सपर्ट है और निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का। निपुण जी, आपके पास में आऊंगी। बेहद खास ये मुलाकात, सभी की निगाहें टिकी हैं। ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं जिसको लेकर बातचीत होगी, रक्षा को लेकर, सहयोग को लेकर, वेपनरी को लेकर बेहद खास से मुलाकात हो जाती है। किस तरीके से आप इस पूरी मुलाकात को देख रहे हैं? बिल्कुल हर्षा, आपने कहा कि खास मुलाकात है और ये भी ऐसे समय पर है जिस समय भारत वेस्ट का और खास तौर से यूएस का एक भारी दबाव झेल रहा है। और आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड में केवल भारत ही आज एक ऐसा देश है जिस पर 50% टैरिफ अमेरिका के लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रेशर को एक दिखाने का प्रयास कि भारत कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने पुराने विश्वस्त मित्र, जिसको हम लोग कहें कि 5 दशक से हमारी दोस्ती चल रही है 1971 से, और आज तक हम उसको क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। तो उस दोस्ती को किसी भी तरीके से दिखाने का प्रयास है। और ये देखिए, जो फ्रेंडशिप है इस समय, जो अमेरिका का दबाव भी है, और हम देखें डिफेंस को लेकर भी, साथ में पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार संबंध हमारे इस समय बिगड़े हुए हैं, जिस प्रकार का हालात हैं, तो ऐसे में डिफेंस को लेकर सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपने गौर की हो तो 4-5 मंत्री आ रहे हैं पुतिन साहब के साथ में, यानी कि प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में। और साथ ही उनका जो गवर्नर बैंक है उसके भी आपके क्या है कि जो चांसलर वो भी आ रहे हैं। बात क्यों इस प्रकार की चीजें क्यों आ रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि रशिया के साथ हमारा जो ट्रेड था वो रूबल और रुपये में होता था। तो हम देखें कि रशिया के पास करीब 60,000 करोड़ रुपए का रुपया इकट्ठा हो चुका है। तो 60,000 करोड़ रुपया इकट्ठा होना, तो इसका मतलब दिखता है कि जो बैंक आया है उस लिए आए हैं बात करने के लिए कि भाई उस अमाउंट का करना क्या है। क्योंकि दोनों के बीच में जो समय ट्रेड है वो करीब 65 बिलियन का पहुंच चुका है, जो हिस्टोरिकल है अपने इतिहास में। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि भारत के साथ जो हमारा ट्रेड है, यानी रशिया का जो ट्रेड है, वो करीब 5 बिलियन ही हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, बाकी हमने इम्पोर्ट किया है। तो उन चीजों पर भी, यानी कि जो ट्रेड बैलेंस उसको कैसे दूर किया जाए, और जो ये पूरा का पूरा हमारे साथ में तनाव बना हुआ है अमेरिका के साथ, इसमें आगे क्या होना होगा। और देखिए, कल ही आपने देखा हो तो चाहे वो रशिया के जो स्पोक पर्सन है, उनके द्वारा यह कहना कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे वैसे संबंध बने जैसे चीन के साथ में हमारे स्ट्रेटेजिकल टाइज हैं, यानी कि सीमाओं से परे। उसकी बात उन्होंने कही।
लेकिन कहीं ना कहीं जो बोल थी वो भारत के खेमे में डालने का प्रयास किया है कि जैसे चीन हमारे साथ में मुख्य सहयोगी बनकर अमेरिका से टक्कर ले रहा है तो वैसे भारत भी ले। लेकिन मुझे लगता है कि भारत उस प्रकार का स्टैंड तो नहीं लेगा, क्योंकि कई बार हमारे जयशंकर जी इस बात को बोल चुके हैं कि भारत अपने एक स्ट्रैटेजिकल ऑटोनॉमी रखेगा। तो ना तो हम रशिया के साथ पूर्ण रूप से जाएंगे, ना ही हम यूएसए के साथ, लेकिन रशिया के साथ जो हमारी मित्रता रही है वो यथावत रहेगी। और उसी को लेकर मुझे लगता है कि ये मीटिंग रखी जा रही है, वो भी इस दबाव में जो हम्म। क्लियर कट मैसेज है वेस्ट को कि आप कितना भी प्रेशर बना लें, लेकिन हम अपने विश्वस्त मित्र को छोड़ने वाले नहीं है। तो मैं इस संदर्भ में इसको देख रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि कुछ समझौते, कुछ डील, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो या ट्रेड को लेकर हो, उसको मुझे लगता है कुछ समझौते होने चाहिए। जी। बिल्कुल, वाकई बेहद बेनिफिशियल मुलाकात और ऐसी तमाम डीलें यहाँ पर होने वाली हैं जिससे भारत को खासा फायदा होगा। इसी बीच सुधाकर जी आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से पूरी मुलाकात, ऐसे में अमेरिका में खासा तिलमिलाहट वाकई हो रही होगी, ना केवल अमेरिका लेकिन चीन और पाकिस्तान की नज़र भी इस पूरी मुलाकात पर होगी। क्योंकि देखिए, अमेरिका तो ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा ही चुका है भारत पर, रूस का हवाला देते हुए ही कि रूस के को जो मदद भारत की ओर से मिल रही है तेल खरीदने को लेकर, क्या लगता है अब अमेरिका का रुख क्या रहेगा आगे? देखिए हर्षा जी, नमस्कार। और तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने आपके चैनल में मेरे को इनवाइट किया। मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब हैं उनको बधाई देता हूँ। देखिए रशियन प्रेसिडेंट अगर आए हैं, ये कोई पुरानी समझौता के मुताबिक, ये जो रूटीन है, प्रिडिक्टेबल एक रूटीन और पैटर्न है, उसमें आना चाहिए। हर साल हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाना चाहिए और उनके इधर आना चाहिए प्रेसिडेंट, ठीक है कि नहीं, ऑल्टरनेट ईयर्स में। सो ये हो नहीं पाया था, तो अभी 2021 के बाद पहली बार आ रहे हैं 4 साल के अंदर। तो ये मीटिंग को उस नजरिया से देखना है, कुछ इसका ग्लोबल इम्पेरेटिव है और कुछ रीजनल इम्पेरेटिव और कुछ नेशनल इम्पेरेटिव। ये जो तीनों राउंडल मैंने बताया, ये तीनों राउंडल जो है सेंट्रल पॉइंट है ट्रेड, एनर्जी, सिक्योरिटी। ये तीनों पहलुओं को मद्देनजर रख के ये पूरा सब कुछ, आपके जितने भी सवाल आप उठा रहे हैं उसको आप आंसर कर सकते हैं। आप जो जियोपॉलिटिकल एंगल बता रहे हैं, बिल्कुल अमेरिका सिंगल आउट करने की कोशिश किया है, हिंदुस्तान को प्रेशर डाल रहा है अभी भी। और इसी तरह हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, उनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है, उनको मालूम है रशिया के खिलाफ ये 32 देश जोड़ने के बावजूद उसको हरा नहीं सकते हैं। यूक्रेन अगर पीस लाना है तो रशिया के टर्म्स में पीस ला जा सकता है, नहीं तो ये पीस नहीं होगी, ये लगातार लड़ाई चलती रहेगी। तो इसीलिए जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी और बैकडोर डिप्लोमेसी चल रहा है, वहां से छोटे छोटे चीजें लीक होके आ रहे हैं कि रशिया को वो जियोपॉलिटिकल जो आर्किटेक्चर है विश्व में, उसके साथ रीइंटीग्रेट करना चाहते हैं, नंबर एक। नंबर दो, उसको G8 मेंबरशिप जिससे हटाया था 2014 को, उसको जोड़ना चाहते हैं। नंबर तीन, जो सैंक्शन वगैरह इम्पोज हुए हैं वो सैंक्शंस को हटाना चाहते हैं। नंबर चार और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सारे चीज़ें अगर हो जाते हैं सही सलामत, वो चाइना को आइसोलेट कर सकते हैं। यानी कि आज के दिन में रशिया जो है चाइना के गोद में जाके बैठ चुका है, एम्प्रेस, डीप एम्प्रेस में। तो इसलिए उसको हटाना चाह रहा है। चाइना के खिलाफ कोई कंटेन, काउंटर और कंटेस्टेशन एक्सरसाइज करने से पहले उसको वहां से वो हटाना चाहते हैं। उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि यूरोप में शांति होना चाहिए। चाहे वो चू चू मैं करते रहेंगे यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन अल्टीमेटली ये चुप हो जाएंगे और रशिया को वो अपने गोद में लेके बिठाना पड़ेगा। और यूक्रेन को समझौता इस तरफ किया जाएगा ताकि रशिया के टर्म्स में ये जाके पीस ला सकते हैं। ये है नंबर एक चीज। नंबर दो, टाइमिंग। टाइमिंग जो है, हाँ, काफी मीडिया प्लेटफॉर्म टाइमिंग के साथ बहुत महत्व जोड़ते हैं। मेरे विचार के मुताबिक ये टाइमिंग में कुछ लेना देना नहीं है। उनका इधर आना, 3 दिन रह के प्रधानमंत्री और भारत के साथ एंगेज करना एक पुराने समझौते के मुताबिक, ये बहुत बड़ा अहमियत, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर ये सही सलामत निकल जाता है, आप मान के चलिए पहलगाम 2 को नाकारा कर दिया है। आपका भारत के, हिंदुस्तान के जो इंट बिल्कुल। एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज को आप ये तारीफदायक होंगे। मैं यहीं पे एक पॉइंट आपका सवाल का जवाब देना चाहता हूं। तेल के बारे में आपने बात किया। देखिए मैं
आपको स्टैटिस्टिकली बताता हूँ, अगर आपके पास टाइम है, टाइम नहीं है तो मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा। हमारे जो कलीग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। सर मैं दरअसल एक और बड़ी जानकारी है, एक बारी वो जानकारी देकर मैं आपके पास वापस लौटूंगी और फिर इसको लेकर फिर से बात करेंगे। ओके। ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी जानकारी। भारत के लिए मॉस्को से रवाना हुए हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। आज शाम 6:30 बजे दिल्ली में लैंड करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है, भव्य तैयारियां हैं। पीएम मोदी के साथ डिनर करेंगे राष्ट्रपति पुतिन। 30 घंटे तक भारत की यात्रा पर रहेंगे पुतिन। कल 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता होने वाली है। क्या कुछ इस वार्ता में होगा, इसी को लेकर लगातार हम डिस्कशन कर रहे हैं। सुधाकर जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो है यूएसए वो तेल के पीछे क्यों पड़ा है? तेल के पीछे इसलिए नहीं पड़ा है कि हम तेल एक्चुअली खरीद रहे हैं रशिया से। तेल के पीछे इसलिए पड़ा है कि स्लो प्रोसेस ऑफ डी डॉलराइजेशन शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पे, अगर आप अप्रैल, जब से लड़ाई शुरू हुई है रशिया यूक्रेन के बीच में, फरवरी के महीने से अगर आप लेते हैं 2021-22 को, 2020-21 को 1.6% ऑफ ऑयल ऑफ इंडिया इज टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया। 2021-22 को 2%, और 2023-22-23 को 19%, 23-24 को 33.4%, और 24-25 को जो है 41%, और सितंबर 2025 को इट हैज कम डाउन टू 31%। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी तक करीब करीब 135-137 बिलियन डॉलर का ऑयल की ट्रांजैक्शन हो चुका है। 137 या 135 बिलियन डॉलर में से 75 बिलियन डॉलर जो है नॉन डॉलर करेंसी में ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि रूपी, रूबल और यूनान। तो ये जो है, ये एक ऐसा एक डरावट मतलब पैदा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग और अमेरिकन जो उनकी टीम है, बिल्कुल। कि नॉट ओनली इन इंडिया, बाकी खूब सारे 41 कंट्रीज आर ट्रांजैक्टिंग दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस इन नॉन डॉलर करेंसी। आइदर उनका देश का करेंसी हो, या ऐसा करेंसी है जो कि डॉलर नहीं है, तो आइदर युआन या रियाद, इस तरह वो करते जा रहे हैं। यह सबसे बड़ा एक चुनौती है, और ज्यादातर ये जो देश है ये ब्रिक्स और ब्रिक के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा पहलू अब मैं यहीं पे बताना चाहता हूं कि ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, अमेरिका और चाइना और रशिया, जब वो तीनों की सोच विचार करते हैं वो G3 की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका और चाइना जब बातचीत करते हैं वो G2 की बात करते हैं। G2 का मीनिंग ये है कि हिंदुस्तान जो मल्टीपोलर एक वर्ल्ड की तरह हम अपना ओरिएंटेशन है फॉरेन रिलेशंस में या मल्टीपल अलाइनमेंट के दिशा में, तो ये जब G2 हो जाते हैं, टू पोल हो जाते हैं, माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि चाइना हमारा कंटिग्यूअस, ज्योग्राफिकली कंटिग्यूअस है, नंबर 2 हमारा दुश्मन है, और ये G2 होते ही एक जो झुकाव है, अमेरिकन झुकाव चाइना की तरफ जाते ही हिंदुस्तान एक काफी चैलेंजिंग सिचुएशन में आ जाता है। और बिल्कुल, तीसरी वाकई चीज ये है कि चैलेंजिंग यही पे सिचुएशन है, जरूरत लेकिन आता आप है देखिए कि हमेशा से हिंदुस्तान को भारत का रुख भी न्यूट्रल रहा है और अपनी दोस्ती भी बखूबी निभाई है, और उसी